जिन लोगों को ये लग रहा था कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, तो अब उनके गढ़ को हम लोग गढ़ ही बनाना शुरू कर दिए। क्या इस बात से आप डिनाई कर सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का नहीं था? अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं मिलता। इन्होंने ऐसा पीजीआई बना के दिया कि मुझे लगता है कि उसके पीजीआई के सामने कुत्ता भी नहीं जाता होगा, क्योंकि सरकार में आप भी शामिल हैं। हाँ, व्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर भी है कि ओम प्रकाश राजभर को बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का है, दूसरे किसी का नहीं। श्री अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बने। अखिलेश यादव ने अपनी गवर्नमेंट में एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था सौर ऊर्जा का, आपको याद होगा, याद है कि नहीं? हाँ, उन्होंने तैयार किया था, लेकिन वो तैयार सिर्फ सफाई के लिए हुआ था। अगर किसान नाराज होता या गरीब नाराज होता तो उनकी सरकार बना देता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। वो तो चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बनती रहे, भाजपा की सरकार बनती रहे। किसान चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल चाहते हैं। भाजपा के विधायक भी बड़े नाराज हैं योगी जी से। अब कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं मंचों से कि आप जाइए दिल्ली और संभालने दीजिए केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश। ये कभी सनातन को गाली देंगे, कभी भगवान राम को गाली देंगे, कभी भगवान कृष्ण को गाली देंगे, कभी भगवान शिव को गाली देंगे, कभी ये महाकुंभ को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी ठाकुर को गाली देंगे, कभी भूमिहार को गाली देंगे। 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। अगर इतनी बुराई थी तो फिर ये मोहब्बत क्यों थी? नई सपा लेकर आए थे, बाद में पता चला कि ये तो पुरानी रह गई। कह भी रहे थे कि राजभाई जी सपा के साथ आए हैं डिप्टी सीएम बनने। नहीं, वो तो हम इनको सीएम बनाने के लिए आए थे लेकिन वो क्यों तो नहीं बनना चाह रहे थे। आपने भगवान राम, सनातन धर्म और तमाम चीज़ों की बात करी। आपके पिताश्री का एक बड़ा मशहूर बयान है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें राजा राम नहीं चाहिए, अरे मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान दे दो, हम संविधान के भरोसे जीने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहिए। तो क्या इसे सनातन विरोधी बयान मान लिया जाए? साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में है और हमारी मुलाकात सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमुख अरुण राजभर जी से हुई है। अरुण राजभर और उनके साथी लगातार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के दौरे पर हैं। तमाम मीटिंग्स हो रही हैं, कई गांवों का दौरा हो रहा है और बहुत सारी जनसभाएं भी हो रही हैं। तो सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि 2027 का चुनाव तो अभी थोड़ी दूर पर है। हालांकि सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन जिस तरह की आहट या जिस तरह की दस्तक सुभाषपा ने दी है, सुभाषपा लगातार मीटिंग्स वगैरह कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रही है, लगातार नए नए सदस्य बनाए जा रहे हैं, नए नए पदों का गठन हो रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पहली ऐसी पार्टी है प्रदेश की जो 2027 के चुनाव को लेकर इस तरह से मुखर हुई है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो बताया, ब्रीफ किया अपने इंट्रो में कि आजकल आजमगढ़ पे निगाहें करम है। देखिए, हम तो निगाह खाली आजमगढ़ पर नहीं किए, हम पूरा निगाह उत्तर प्रदेश पर किए। और जिन लोगों को ये लग रहा था कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, तो अब उनके गढ़ को हम लोग गढ़ ही बनाना शुरू कर दिए। और ये गढ़ ही इतनी तेज़ी से बन रहा है कि उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई है। मैं अभी चैनल पर बोल रहा हूँ आपके, इनके दर्शक, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जैसे ही मुझे देखेंगे वो गाली देना शुरू कर देंगे, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके गढ़ को हम ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आप 10 साल तक सत्ता में रहे और लगातार आजमगढ़ में आप सांसद रहे और 10 विधानसभा के आपको विधायक दिए। ठीक बात। लेकिन आजमगढ़ के लोगों को दिया क्या? अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं मिलता। एक विश्वविद्यालय आजमगढ़ को मिला तो ये भारतीय समाज पार्टी या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है कि एक विश्वविद्यालय मिला। और इन्होंने ऐसा पीजीआई बना के दिया कि मुझे लगता है कि उसके पीजीआई के सामने कुत्ता भी नहीं जाता होगा, क्योंकि सरकार में आप भी शामिल हैं। हाँ, व्यवस्था की जिम्मेदारी आप पर भी है। क्योंकि उस व्यवस्था को सरकार जहां चाह रही थी, अभी हमारी सरकार जहां चाह रही थी, उन्होंने गलत जगह पर कर दिया। और उस जगह पर व्यवस्था जो देने की बात हो रही थी, उस समय व्यवस्था उन्होंने नहीं दिया, उस व्यवस्था को सफाई दे दिया। जितनी व्यवस्थाएं यहाँ देनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं गलत जगह पर दे करके आजमगढ़ के लोगों के साथ छल कर दिया। भी पहले बिजली हमको लगता है आजमगढ़ में 4 घंटा मिलना बड़ा मुश्किल में था, जब तक ये लोग थे। कब की बात कर रहे हैं आप? ये 2017 के पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक थे ये लोग।
सत्ता में रहे, सत्ता से राजभर जी, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्या ज़्यादा बिजली देने की बात समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई थी, ये लोग कहते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ था कि 18-18 घंटे मतलब रूटीन बना करके शहरों को बिजली दी जा रही थी, गांव को बिजली दी जा रही थी। समाजवादी लोग कहते हैं कि हमारी देन है कि इस तरह से विद्युत व्यवस्था हमने करी। वो तो किसान जानते हैं, यहाँ के ये आजमगढ़ के किसान और समाजवादी के नेता ही जानते हैं कि जब लाइट कट जाती थी तो फिर बाहर बेना डुलाते समाजवादी रो रहे हैं, गाली दे रहे थे। नहीं, वो आज नहीं रो रहे हैं। आज तो किसानों का गन्ना मूल्य हम लोग 400 रुपया करने की बात कर रहे हैं, और बिजली बिल माफ, और बिजली बिल का माफ करने की बात हो रही है। आज चुनाव के पहले आप लोगों ने कहा था, छोड़िए, चुनाव के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अगली बार किसानों का बिजली बिल माफ होगा। आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, ये दूसरा चुनाव। अभी बिजली के बिल पर चर्चा हो रही है, अभी बिजली मिल रही है। जो 2 घंटा 4 घंटा मिलती थी, अब 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा मिल रही है, और लोग संतुष्ट हैं। इसका मतलब बदलाव हुआ, बिजली में सुधार हुआ, बिजली पर्याप्त मिलने लगी। रही बात बिजली के बिल माफ करने की, सरकार ने सौर ऊर्जा योजना बनाया है, पूरे देश में हर घर पर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही। गांव में जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, वो स्मार्ट मीटर बिजली का बिल ज़्यादा दे रहा, उस स्मार्ट मीटर को ख़त्म करके हर घर को सोलर पैनल दे करके सब्सिडी के रूप में 70% सब्सिडी केंद्र सरकार और 30% सब्सिडी राज्य सरकार, दोनों मिला करके घर घर सोलर पैनल लगाने की तैयारी हो रही। 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया है पहले फेस में। 1 करोड़ परिवार पर लगा करके उसका टेस्ट किया जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आया, जैसे 10,000 रुपया एक सोलर पैनल का रेट है, 7,000 रुपया सरकार देगी और 3,000 रुपया जो लगवाएगा उसका होगा। तो इस तरीके से सरकार ने तैयार किया है कि सभी गांवों में हर घर पर ये लगा करके उनके बिजली का बिल ऑफ करके, जीरो करके, उनको बिजली पैदा करने वाला बना दिया जाए और सरकार उनसे बिजली खरीदे और उनको मुनाफा दे। इस तरह की योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चला रही है कि हर घर को निःशुल्क बिजली का व्यवस्था देने की तैयारी शुरू हो रही है। अखिलेश यादव ने अपनी गवर्नमेंट में एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था सौर ऊर्जा का, आपको याद होगा, याद है कि नहीं? हाँ, उन्होंने तैयार किया था, लेकिन वो तैयार सिर्फ सफाई के लिए हुआ था। सफाई की मैं किसी पर्टिकुलर इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया और कहा कि मौजूदा सरकार ने उसे बर्बाद कर दिया। नहीं, बर्बाद नहीं किया। अगर सरकार बर्बाद की होती तो जहाँ 4 घंटा 3 घंटा बिजली मिलती थी, वो 12 घंटा नहीं मिलती। सौर ऊर्जा की बात कर, मैं कह रहा हूँ कि जितने उनके सरकार में पैनल नहीं लगे, हमारी सरकार में इस समय हमको लगता है कि 1 करोड़ परिवार के घर पर 31 मार्च तक लग जाएगा। फिर दूसरे जो बजट शुरू होंगे उसमें 3 करोड़ लक्ष्य रखा गया कि 3 करोड़ परिवार पर दिया जाएगा। तो हम तो कार्य कर रहे हैं, वो जो करना चाहिए था आज उनके कार्यकाल में अपने यहाँ से एयरपोर्ट नहीं तैयार कर पाए, यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ा नहीं पाए, लेकिन बगल में अयोध्या से हम लोगों ने इंटरनेशनल हवाई जहाज़ उड़ा दिया। 9 एयरपोर्ट इस सरकार में रनिंग पर आ गए। जितने ये पूर्वांचल आप देख रहे हैं, उनकी सरकार में यहाँ से आजमगढ़ का आदमी 8 घंटा में जाता था लखनऊ, और आज 4 घंटा 3 घंटा में पहुँच जा रहा है लखनऊ। तो क्या कर आपने क्या किया था? 10 साल सरकार चलाया। वो बातें हैं। हाँ? एक वो जिन्होंने इस योजना को बनाया, वो भी बधाई के पात्र हैं, एक वो जिन्होंने इसको क्रियान्वित किया। आप ये क्या इस बात से आप डिनाई कर सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का नहीं था? प्रोजेक्ट डीपीआर उन्होंने तैयार किया, लेकिन वो डीपीआर वहीं तक सीमित रहा कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना, बस दिखाना है, चुनाव में वोट लेना। ये वोट के लिए यादव ने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट बनाया था तो ये था कि जगह जगह मंडियां बनाई जाएंगी ताकि किसानों के लिए फ़ायदा हो। आप किसानों की वकालत तो कर रहे हैं कि बिजली बिल माफ़ करने की कवायद कर रहे हैं, सोलर की तरफ से भी आप कह रहे हैं कि सोलर पैनल लगवा करके भी बिजली में छूट पाया जा सकता है, इवन बिजली बेचा जा सकता है। लेकिन मंडियों का क्या किया आप लोगों ने? आज बड़े पैमाने पर मंडी लगे हुए हैं, बहुत मंडी में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास कहीं कोई मंडी दिखा? मंडी गाँव के किसान जो तहसील स्तर के मंडी हैं, ब्लॉक स्तर के मंडी हैं, जो नहीं तैयार थे, वहाँ मंडी बना करके वहाँ किसानों की खरीदारी हो रही है। और जिस रेट में खरीदारी हो रही है, मुझे लगता है इस रेट में किसान कभी सोचे नहीं होंगे इस रेट में हमारी खरीदारी होगी। आज किसान खुशहाल है। हाँ, बिल्कुल खुशहाल। आज किसान खुशहाल, इसीलिए तो सरकार बना रहा है।
अगर किसान खुशहाल नहीं होता सरकार अखिलेश की नहीं बना देता। अगर किसान नाराज होता या गरीब नाराज होता तो उनकी सरकार बना देता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं कि हमारी सरकार बने। वो तो चाहते हैं कि योगी जी की सरकार बनती रहे, भाजपा की सरकार बनती रहे। किसान चाहते हैं ऐसा? बिल्कुल चाहते हैं। अगर किसान खुशहाल नहीं होते तो देखिए, किसान जब जब धरना देते हैं तो सरकार बुलाकर बात करती है, उनकी समस्या का समाधान करती है। हम तो लगातार किसी की भी समस्या हो, समस्या कह रहे हैं कि किसान साहब छोड़िए, किसान तो छोड़ ही दीजिए, भाजपा के विधायक भी बड़े नाराज हैं योगी जी से। अब कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं मंचों से कि आप जाइए दिल्ली और संभालने दीजिए केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश। खुले मंचों से कहा जा रहा है। ये उनका निजी बयान था। अब उन्होंने दोबारा जब इस बयान का खंडन किया तो उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान है। उन्होंने मंच से मौर्य जी ने भी सहमति दे दी, कही कि बेखौफ बोलते हैं। नहीं, उन्होंने सहमति दिया कि आप क्या माने कि कुछ अंदर खाने में कुछ पक रहा है, कुछ ऐसा जो 30 मार्च के आसपास घटित होने वाला है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की विदाई तय है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा ये न हम जानते हैं न आप जानते। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। जो होना होगा वो सब जनता के सामने आएगा। लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें कोई 19-20 नहीं होगा। आपने कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैंने आपके पिताजी का 2019 में इंटरव्यू किया। सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलना बड़ी बात है, और मैं ये मानता हूँ, देखिए खुले मन से मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का है, दूसरे किसी का नहीं। उनको ना तो कुछ विरासत में मिला, ना कुछ किसी ने थाली में सजा के दिया। जो कुछ है उनकी मेहनत का, चाहे उनके बयान उसमें योगदान देते रहे हो, चाहे जो उनकी एक्टिविटी रही हो। 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। अगर इतनी बुराई थी तो फिर ये मोहब्बत क्यों थी? नई सपा लेकर आए थे, बाद में पता चला कि ये तो पुरानी रह गई। नहीं, नारा लगाया था जब पारखी नजर नहीं। नहीं, नारा लगाया, पारखी नजर नहीं है। नारा थोड़े से क्या होता है, कभी कोई चुप हो हल्दरपुर के उस मैदान में आपको देखा था। आपके पिताजी भी थे, आपके बड़े भाई साहब भी थे, तमाम सपा के नेता थे, और मंच से उन्होंने कहा था राजभर जी ने कि मैं 2022 का मुख्यमंत्री लेकर आया हूँ। तो उन्होंने सही कहा तो था। राजभर जैसा एक पारखी नेता कहाँ चुप गए? नहीं, वो उस जगह चुप गए जहां से वो जिम्मेदारी नहीं लिए थे। पहले फेज के चुनाव में वो जिम्मेदारी नहीं लिए थे, दूसरे में नहीं लिए थे, तीसरे में नहीं लिए थे, चौथे पांचवें के बाद सातवें तक लिए थे। लेकिन पहले चुनाव में उन्होंने बीजेपी सौदा किया था, दूसरे तक बीजेपी समझौता किया था, तीसरे तक बीजेपी समझौता किया था, चौथे में आकर बीजेपी समझौता, पांचवें में समझ में आ गया कि तो समझौता कर लिया, हम तो गड़बड़ हो गया। यहाँ तक कि हम तो उनके चक्कर में हम अपना नुकसान कर लिए। नहीं तो आज हमारे नेता डिप्टी सीएम होते, आज हमारे नेता डिप्टी सीएम होते। सही कह रहे हैं। 25 सीटें भाजपा दे रही है। कह भी रहे थे कि राजभर जी सपा के साथ आए हैं डिप्टी सीएम बनने। नहीं, वो तो हम इनको सीएम बनाने के लिए आए थे। लेकिन वो क्यों तो नहीं बनना चाह रहे थे। अच्छा, वो तो हमारे सामने बंद कमरे में उन्होंने कहा कि हम तो खुद नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बने। श्री अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते थे कि हमारी सरकार बने, और जब लोकसभा के लिए उनसे कहा गया तो कहा हमें प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है। तो हम लोग तय कर लिए कि जैसे राजनीति में अपरिपक्व आप सामने आके, मीडिया के सामने आके इतने बड़े बड़े आरोप अखिलेश यादव पे लगा देते हैं। हालांकि वो कभी खंडन नहीं करते आपकी बातों का। अरे तो लेकिन अगर सत्यता की कसौटी पे देखा जाए तो इन बातों का क्या औचित्य होता है? पूछ लीजिए, अगर झूठ हो तो कह दें। वो नजरिया नहीं मिला पाएंगे, कहेंगे नहीं ये सही बोल रहे हैं। वो उनके गवाहदार तो सामने रहते हैं, गवाहदारों से पूछिए, बता देंगे कि क्या सही था क्या गलत था। इसीलिए उनका साथ सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये कभी सनातन को गाली देंगे, कभी भगवान राम को गाली देंगे, कभी भगवान कृष्ण को गाली देंगे, कभी भगवान शिव को गाली देंगे, कभी ये महाकुंभ को गाली देंगे, कभी ब्राह्मण को गाली देंगे, कभी ठाकुर को गाली देंगे, कभी भूमिहार को गाली देंगे, कभी समण को गाली। मतलब इस तरह का आप राजनीति में गाली दे करके सोचेंगे कि मुझे विरासत में सियासत सत्ता मिल जाए, तो नहीं मिल सकता। गाली तो कभी नहीं दिया। हो सकता है मानना ना मानना ये अलग बात होती है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ आस्तिक होते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन गाली तो कभी नहीं दिया किसी ने। तरह एक पत्रकार थे, कहीं सवाल पूछ दिया, जानते हैं कौन सी जाति है आपकी? वो बेचारा बता दिया कि हम ब्राह्मण हैं। ओए ब्राह्मण जी आप हैं? ओहो, मैं तो जानता था कि आप ये है। आप जलील कर रहे हैं, आप पुलिस को जलील कर रहे हैं, आप समाज को जलील कर रहे हैं। अभी आप कई वीडियो उनका उठा कर देखिए। नहीं, मेच्योरिटी जो राजनीति में जो मेच्योरिटी होती है, जैसे राजनीति में जो मेच्योरिटी होती है कि आप गलत है वो गलत है। ये बात अखिलेश यादव की नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर अखिलेश यादव ने बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा इस तरह से मीडिया के प्रति उनका व्यवहार होता है, वो कतई गलत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवहार उन्हीं की तरफ नहीं होता है। जितने अति पिछड़े नेता हैं या पिछड़े वर्ग, वो अपने आप को पिछड़े वर्ग का नेता कहते हैं, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े वर्ग से आते हैं। फिर इनके समाज के लोग इन्हीं के इशारे पर इनको गाली देते हैं। क्यों? क्या कभी आपने कहा कि हर एक नेता का सम्मान होना चाहिए?
अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं को आपको गाली नहीं देनी चाहिए, या उनको अब शब्दों का प्रयोग कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर, श्री अखिलेश यादव जी को हम तो श्री लगा के बात करते हैं, वो क्या बतियाते हैं जरा देख लीजिए। उनकी जो भाषा होती है वो जैसे लगता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा को वो समझते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कीड़ा मकोड़ा हैं, हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। उनकी वही एक्टिविटी, वही भाषा और उनके कार्यकर्ताओं को वही भाषा की वजह से आज प्रदेश में से कहाँ वो खड़े हो जा रहे हैं। वो 27 में सत्ता में आने की ख्वाब देख रहे हैं, मुझे लगता है 47 तक नहीं आ पाएंगे। देखिए, उस बात पे भी मैं चर्चा करूंगा 27 और 47 पे भी, लेकिन आपने भगवान राम, सनातन धर्म और तमाम चीज़ों की बात करी। आपके पिताश्री का एक बड़ा मशहूर बयान है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें राजा राम नहीं चाहिए, अरे मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान दे दो, हम संविधान के भरोसे जीने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहिए। तो क्या इसे सनातन विरोधी बयान मान लिया जाए? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश में 3 स्तंभ हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द देश का संचालन होता है और संचालन संविधान द्वारा होता है। तो संविधान में दिए हुए सारे अधिकारों को, सारे संवैधानिक हकों को, सारी व्यवस्थाओं को इसी के इर्द गिर्द घुमाया जाता है। हम आज भी बोल रहे हैं तो हमें संविधान के ही द्वारा इजाज़त मिली है कि हम बोल रहे हैं। और संविधान एक ऐसी चीज़ें हैं कि थाने, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय आज भी किसी के साथ कहीं जुल्म होता है, अत्याचार होता है, कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो वो संविधान ही उसको न्याय देता है। तो मैं भारतीय समाज पार्टी जैसे गणित, संस्कृत, हिंदी, भूगोल, ये बताइए उस बयान पे आपकी क्या राय है? क्या ये सनातन के खिलाफ बयान था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। इसी बात को समझना था। हमने कहा न रब ने दिया, न रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया संविधान ने दिया। ठीक, मैं जिस बयान की बात कर रहा हूँ वहाँ न रब और न ही किसी अन्य की बात हो रही थी, वो सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी और संविधान को नहीं, बिल्कुल नहीं था। मैं उसका विषय दूसरा था, उसको लोगों ने समझाया दूसरे तरीके से, उस वीडियो को बनाया दूसरी तरीके से, दिखाया दूसरी तरह, कहा दूसरी तरीके से। एक अच्छाई है आप में, बुरी चीज़ों को आप मुस्कुरा के इस तरह से टाल दे रहे हैं कि मन में टीस रह जा रही है कि आप उस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते, गोल गोल घुमा दे रहे हैं। खैर, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी के विधायक भी चुने गए और एक बात तो कही जाएगी कि अखिलेश के नेता भी कहते हैं समाजवादी पार्टी के कि जितनी सीटें हमने गठबंधन में दी उतनी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कभी किसी गठबंधन के दल ने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। इस पर आपकी क्या राय है वो एक अलग बात है। 22 के चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी से आप लोग अलग हुए, फिर दारा सिंह चौहान को लेकर आपके पिताजी बीजेपी के साथ फिर गठबंधन में जाते हैं और फिर उपचुनाव होता है विधानसभा का, तो उस समय ऐसे हालात बन गए कि आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता टूट के समाजवादी पार्टी में चले गए, घोसी क्षेत्र के। उस समय क्या लगा था कि पार्टी बचेगी कि रहेगी? कुछ मन में चल रहा? राजनीति में हमेशा चुनौती रहता है और राजनीति में हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब के विचारों से निकल करके, उनकी सोचों से प्रभावित होकर के जब हम ये सोचते हैं, उन्होंने कहा था कि राजनीति में चोट और अपमान और षड्यंत्र, ये तीनों चीज़ों से अगर आप बचने के लिए संघर्ष करने निकले हैं तो आप कदम बढ़ाइए, नहीं तो घर में रहिए। और मैं जानता हूँ जब जब कामयाबी के रास्ते पर, जब जब समाज के लिए आगे बढ़ा जाता है, संघर्ष किया जाता है, तो दूसरा कोई नहीं खड़ा होता। रास्ते पर आप चलते हैं और हर रास्ते पर हर 1 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर ब्रेकर बनाया जाता है। उसी तरीके से समाज में भी ब्रेकर बना हुआ है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 23 साल तक, छोड़ दीजिए 47 साल तक संघर्ष करके तमाम ब्रेकरों को तोड़ते हुए एक गांव के एक मड़ई में से निकल करके लखनऊ के सियासत तक का सफ़र किया। तो यह समझ लीजिए कि तमाम ब्रेकर अपने समाज का अलग झेलते हैं, दूसरे समाज का अलग झेलते हैं, अन्य गुंडागर्दी करने वालों का अलग झेलते हैं, सारे लोगों का झेलते हुए आज इस मुकाम पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष ही सफलता के रास्ते पर ले जाता है। तो जब जब संघर्ष का दायरा बढ़ता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये कारवां है, निकलता है आदमी अकेले है, कारवां बढ़ता है, फौज बढ़ जाती है, सेनाएं बढ़ जाती है और लड़ाई मैदान में खड़ा हो जाता है। हमारे इतिहास, हमारा समाज का इतिहास ऐसा रहा है कि हम लोगों को जोड़ करके इस देश की हिफाजत किए, लोगों को एकजुट करके इस देश की हिफाजत की है। राष्ट्र के निर्माण में हमारा सबसे बड़ा कुर्बानी हुआ है, लेकिन उस कुर्बानी को लोगों ने भुला दिया है, उसी को बार बार याद किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2012 में भी यही घटना हुई थी, लोग कह रहे थे अब तो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन जिन लोगों ने कहा
वो ख़त्म हो गए। आज भी भारतीय समाज पार्टी जिंदा है और आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर, अरुण राजभर जिंदा रहें चाहे न रहें, लेकिन भारतीय समाज पार्टी आने वाले युगों युगों तक ये जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी और सत्ता के शिखर तक जाएगी। आप किसी बात को लेकर के आपके युवा मंच के तमाम कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं रुद्र राजन समेत तमाम जो उनके साथी हैं, लगातार पूर्वांचल में मेहनत कर रहे हैं, तो मैं फिर घूम के वहीं आता हूं कि 2027 में जो आप लोगों की तैयारी है, सपा के गढ़ में आप बैठे हैं, जहां से हमने शुरुआत किया था, घूम के वहीं पे आ गए हैं, तो इस बार की चुनौती कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार हमारे साथ एक बड़ी भूमिका एनडीए सरकार की है और हम लोगों ने कामों के आधार पर, एनडीए के कामों के आधार पर और जनता के बीच में संघर्ष और उनकी सेवा के आधार पर जनता का आशीर्वाद, इस बार मुझे लगता है कि 2027 में हम सभी अपने युवा मोर्चा के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, तमाम हमारे 18 विंग हैं, 18 विंग के लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनके सक्रियता के वजह से, उनके अथिक प्रयास संघर्ष की वजह से 2027 इसी आजमगढ़ में हम लोग खड़ा होकर के 10 में 10 कराए थे। तो मुझे लगता है कि इसी आजमगढ़ में, हाँ 2022 में इसी आजमगढ़ में आने वाले 2027 में 10 में उनको 0 करा देंगे। ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। आप हाँ बैठ के ये बात बोल रहे हैं, आपको ख्याल है? हाँ बिल्कुल ख्याल है। क्यों? रिजल्ट आपको बता दूं, इसी जिस सदर में हम बैठे हैं, ये जितने वोट से जीते हैं उतना वोट अकेले हमारा वर्ग दिया। चाहे गोपालपुर में जितना वोट से जीते हैं उतना वर्ग हमारा अकेले दिया। अतरौलिया में जितना वोट हम लोग दिए हैं, हर विधानसभा में 25,000 30,000 पोलिंग हमारा समाज एक मुश्त किया। आप जाके पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से, आप समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आप हारे कैसे हैं भाजपा के लोग और सपा जीती कैसे है, तो बता देंगे कि ये भारतीय समाज पार्टी का वोट उधर सरक गया इसलिए हम सरक गए। तो उनको पता है और उनको भी पता, इनके आका लोगों को भी पता है समाजवादी पार्टी के कि ये हम लोग अब कैसे जीतेंगे। अभी से छपटिया रहे हैं बेचारे, बेचैन भारत हो गए कि हम जीतेंगे कैसे। जो लोग एसी कमरा में बैठ के राजनीति करते थे, अब उनको ये धूप और गर्मी अब बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं की भी बड़ी चर्चा है। ये पब्लिक एक तरीके से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की चर्चा हो रही। ये पीडीए फर्जी पीडीए, ये पीडीए धोखा वाला पीडीए। कैसे? अभी संत कबीर नगर में घटना घटी, पीडीए परिवार था पीड़ित ना, डेलीगेशन गया था, खाली डेलीगेशन जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे? मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जाते तो वहाँ उसका सम्मान बढ़ता, उस परिवार को न्याय मिलता। डेलीगेशन कौन होता है? वो 2 कौड़ी के लोगों को भेज देंगे कि जाओ डफली बजा के चले आओ। अरे पूर्व मंत्री थे, उसमें सांसद थे, विधायक थे। आपकी नज़र में विधायक और सांसद 2 कौड़ी? 2 कौड़ी क्या होते हैं? मतलब ये आप नहीं कहा ना 2 कौड़ी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री आपकी नज़र में 2 कौड़ी? वो उस जगह जा रहे हैं। डेलीगेशन पीडीए की बात सबसे ज़्यादा पहले कौन किया था? किसने किया था? ठीक है, आपके पिताजी किया नहीं, पीडीए की बात किसने किया था? जिसने किया वो तो गए, जिसने नहीं किया वो नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब वो सिर्फ एसी कमरा से बैठ के पीडीए की बात कर रहे हैं, ट्विटर पर आकर पीडीए की बात कर रहे हैं। असली पीडीए की बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी जाति के साथ, अभी रसड़ा में हो गया, नगरा में हो गया घटना, अभी बांसडी में घटना हुआ, किसी घटना में उठाकर देखेंगे तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की टीम और वो खुद वहाँ मौके पर मौजूद है। और वो पीडीए को न्याय दिलाने के लिए, पीडीए क्या होता है, 27% आरक्षण पीडीए को मिल रहा है, ये 22% दलित वर्ग को मिल रहा है, इसी पीडीए का हिस्सा ये भी है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह रहा है कि इनको बांट करके हिस्सा दे दो ताकि इनके भी लोग सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल बन जाए। क्यों नहीं चाहते हैं कि पीडीए में ये 27% का बंटवारा हो जाए और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए? एक जुबान बता दीजिए इनके चेला लोगों से, जितने इनके डेलीगेशन है या इनके मुख्य नेता हैं या श्री अखिलेश यादव खुद हों, क्या कभी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात किया? इसी भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ महीने पहले कहा कि दलित कोटे को कोटे में कोटा करके दलित वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए। पूरे देश में विरोध हुआ था। विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? समाजवादी पार्टी ने खुद विरोध किया था, कांग्रेस ने खुद विरोध किया था, अजय यहाँ तक कि भाजपा ने खुद विरोध किया था, लेकिन भारतीय समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया था। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी देश के एक हिस्से में, उत्तर प्रदेश के बगल के राज्य में हरियाणा है, वहाँ साहब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे और उन्होंने लागू किया कि 22% आरक्षण को बांट करके हरियाणा के लोगों ने देना शुरू किया, 27% को बांट के हरियाणा के लोगों ने देना शुरू किया। वहाँ सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी बनने का मौका शुरू हो गया। फिर अगर वहाँ लागू हो सकता है तो फिर ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है? बिहार में लागू हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता? क्यों नहीं बोलते हैं?
पीडीए का हिस्सा है, पीडीए को न्याय दिलाने की बात नहीं करेंगे और खाली कहेंगे पीडीए में राजभर नहीं ये आता। बना है ना, चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। रिजल्ट सामने देखिए आया। असली 27 में कह रहे हैं सरकार बनाई। असली पीडीए कहाँ है? कहाँ है बताइए? पीडीए राजभर हिस्सा है, पटेल पीडीए का हिस्सा है, निषाद पीडीए का हिस्सा है, जाट पीडीए का हिस्सा है। ये सारे पीडीए वाले किसके साथ है? एनडीए के साथ। अब सोचिए, जब सारे पीडीए वाले एनडीए के साथ है तो झूठा फर्जी लेकर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करेगा। तो अभी 7 विधानसभा उपचुनाव हुआ है, देखिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर आप आरोप लगाते हैं तो आप पे भी तो सेम आरोप वही लगते परिवारवादी। संघर्षवादी हैं हम लोग विरासतवादी नहीं है। संघर्ष के दौरान परिवार का ही तो दायरा बढ़ा नहीं, हम परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज के बीच में काम आपके कर रहे हैं। पीछे के साथियों ने आप पे यही आरोप लगाया कि संघर्ष के दिनों में हम थे और जब मौका आया चुनाव लड़ने का तो अपने बच्चों को उन्होंने चुनाव लड़वा जितना वो संघर्ष करते हैं उससे ज्यादा हम संघर्ष करते हैं। हमारे इतना करना होगा ना। आपकी पार्टी के लोगों नहीं, हम कह रहे हैं ना, जो लोग भी कह रहे होंगे जितना हम लोग करते हैं उतना वो लोग करना होगा तो कालरा पकड़ लेगा, ये समझ लीजिए। चलिए, एक और है आरोप है आप लोगों से जुड़ा हुआ। आपके ही समाज के बहुत सारे लोग हैं, जागो राजभर जागो इस तरह का कोई एक संगठन है, वो लगातार आप लोगों पे आरोप लगाता है कि अपने समाज के लोगों को आप लोग धोखा देते हैं और SC ST का जो आरक्षण का मामला है, जो कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सरकार पहल नहीं कर रही है, तो आप लोग उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। हम लोग जितना काम कर रहे हैं ना, उस चंदा के लिए जो लोग घूम काम करते हैं, हम लोग 17 जातियों को नहीं, बात 17 जातियों का हमने सर्वेक्षण कराया, शोध संस्थान में इसको भेजा गया, 7 विभागों से परीक्षण कराया गया कि इस जाति को अनुसूचित जनजाति में जाना चाहिए। इसका परीक्षण 17 जब जनपदों में हुआ, इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जा रही है। राज्य सरकार से कैबिनेट में हम लोग केंद्र सरकार को भेजने के प्रस्ताव किए। केंद्र सरकार के जो सहकारिता मंत्री हैं और समाज कल्याण मंत्री हैं, इनको चिट्ठी गई। चिट्ठी पे इन्होंने रिपोर्ट दिया कि सामाजिक न्याय के रूप में इन जातियों को ओबीसी क्राइटेरिया में आज से 20 साल पहले रख दिया गया। किसने रखा था? कांग्रेस की सरकार ने। अगर कांग्रेस को हिस्सा देने का चिंता होता तो इनको शेड्यूल ट्राइब्स में पहले से नहीं रखा होता, इनको ओबीसी में निकाल के रख दिया। उसी समय अगर इनको ST में रख दिया होता, SC में रख दिया तो ये बीमारी नहीं। तो कांग्रेस ने जो गलती, वर्तमान में जब परिस्थितियां बन रही है तो आप लोगों की सरकार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही? नहीं, हमारी पहल हो रही है, आपको क्या पता है? अरे क्यों नहीं पता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिना पता। अभी जो है हम लोगों ने समाज कल्याण, भारत सरकार ने एक चिट्ठी दिया। चिट्ठी पर उन्होंने कहा है कि हम इसका परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब देश से कोई कानून बनता है, उन लोगों को भी बता देता हूं जो लोग ये चंदा के लिए घूम करेंगे, निकल रहे हैं उन लोगों की बाकायदा, वो चंदा इन्हीं सारे बेल्ट में, पूरे पूर्वांचल के बेल्ट में वो लोग बाकायदा पैदल यात्रा निकाल करके राजभर समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर और अरुण राजभर समाज को धोखा दे रहे हैं। इन लोगों से ये कहिए कि जब चुनाव आता है, आपकी बात सुन, नहीं, हाँ, चुनाव गाली देंगे हमको ना, ये तुरंत उल्टा बोलेंगे सब। ये जब चुनाव आता है तो ये पैसा लेते हैं सपा से, ये पैसा लेते हैं कांग्रेस से, और चुनाव में आते हैं ये पोस्टर बनवा करके, अब बनवा करके 4-6 गाँव में चिपकाते हैं, उसी का वीडियो बनाकर अपने आका लोगों तक पहुँचाते हैं, देखिए हमने काम कर दिया आपका। फिर उनको कुछ मिल जाता है, अब फिर वो काम शुरू कर देते हैं। अब उनको मिल गया है काम, वो देख रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल करा के SC ST आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसको करवा दीजिए, फिर सारे आरोप मिथ्या हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं सत्य, समाज को बता दीजिए। समाज के लोग यह जानते हैं कि हमारा हक और हमारा अधिकार कैसे मिलेगा। हमारे समाज के साथ साथ आज हम एक जाति की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी जाति के लोग हैं। हर जाति के लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज को न्याय मिले, सम्मान मिले और आरक्षण का लाभ मिले। 27% को बढ़ाने की बात हम बार बार कर रहे हैं, हम 52% करा रहे हैं कि 52% करा करके इसका विभाजन करा दिया जाए, और उसमें से क्राइटेरिया जैसे हमने 7%, 9%, 11% तैयार किया था, उसी तरीके से एक क्राइटेरिया बना करके पूरे देश भर में लागू किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। बीमारी कांग्रेस ने पैदा किया और उसको दूर करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा मिलते ही उसको एक कमेटी गठित किया गया जिसका रोहिणी आयोग के नाम से रखा गया। रोहिणी आयोग ने इंद्राणी कुलकर्णी के नेतृत्व में कमेटी जब गठित किया तो पूरे देश के सभी राज्यों से समीक्षा किया। सभी राज्यों का ये है, कुछ राज्यों में ओबीसी ज़्यादा है, कुछ राज्यों में दलित ज़्यादा है, कुछ राज्यों में दूसरे वर्ग के लोग जाते हैं, ऐसे अलग अलग राज्यों का आदिवासी ज़्यादा है। सर्वेक्षण करने के बाद पता चला कि पूरे देश में हम रोहिणी कमीशन लागू करेंगे
तो सभी वर्गों को फायदा मिलेगा और उसमें राजभर जाति को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए प्रजापति को मिलेगा, पाल को मिलेगा, लोहार को, निषाद घर जाति को मिलेगा, इसलिए कि वो लागू करने से समाज का भला होगा। एससी एसटी में अभी गौड़ समाज के लोग हैं, हमने जब ये किया तो गौड़ समाज के लोग उसमें आपत्ति दर्ज। गौड़ समाज के लोगों को कहाँ सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहे हैं? देखिए, आपने सदन में उठाया आवाज ना, अभी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सदन में आवाज उठाए कि गौड़ और खरवार जाति को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तहसीलों में प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। बता दीजिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों विरोध किया था, वहां क्यों नहीं आवाज उठाया? जब हमारे नेता सदन में कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने रिजीम में क्या किया वो दरकिनार करिए, आप सत्ता में हैं, आप इसे करवाइए। अरे भाई, विपक्ष का काम क्या है? आप इसे कराइए ना, आप विपक्ष में नहीं है ना, अब तो स्थिति आपके नियंत्रण में, इसे करवाइए। ये सदन में जब चर्चा होती है तो इस पे सवाल जब हम उठाते हैं तो बोलते क्यों नहीं है? जैसे मान लो यहाँ हम लोग बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि इस चीज को लागू करना है, ठीक, उसमें सभी लोग अगर आवाज उठाएंगे कि नहीं हाँ ये होना चाहिए तो बात समझ में आ जाती। उसमें सब हैसे निचवा मुड़िया के कैसे बैठते हैं? जब हम लोग कहते हैं कि ये समाज को न्याय इस तरह दिलाना चाहिए, इस तरह मिलना चाहिए, तो मूड़ी नीचे कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि अब कोई नहीं कुछ बोल रहा है तो फिर मूड़ी ऊपर कर लेते हैं। ये है हालत। हम अकेले, हम अपने 4 विधायक लेकर वहाँ अंदर बैठते हैं तो चारों विधायक बेचारे जितना जोर है उतना आजमाते हैं। आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री तक तारीफ करते हैं कि गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा धन देने का काम किसी ने किया तो माननीय ओम प्रकाश राज, 52 करोड़ रुपया दिया। और हर गांव में, प्रदेश का कोई गांव हो जहां से कोई आ जाए कि हम कैंसर से पीड़ित हैं, ब्रेन हेमरेज से पीड़ित हैं, हमारा किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, एस्टीमेट दीजिए, 15 दिन में पैसा लीजिए। कौन नेता ऐसा कह सकता है कि आप आइए हमारे यहाँ पैसा लीजिए? हम लोगों ने दिया, 1500 से ज़्यादा लोगों को पैसा दिलवाया। 2 सवाल मेरे और हैं, दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब मैंने आपसे जिक्र किया कि 30 मार्च तक योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है, बीजेपी के विधायक भी विरोध कर रहे हैं, ऊपर से कहा जा रहा है कि आपके पिताजी के करीबी, काफ़ी करीबी हैं आपके पिताजी मोदी जी और अमित शाह जी के, ऊपर से भी प्रेशर है कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से, तो आपने कहा कि ऐसी ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर कोई सत्यता नहीं है। दूसरी तरफ आपके पार्टी के ही लोग कह रहे हैं कि 2027 में ओम प्रकाश राजभर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये विरोधाभास नहीं तो क्या है? कैसे चलेगा? हमारा कहता है, संगठन हमारा कहता है, हमारा दल है, हम एक राजनीतिक दल है, हम गठबंधन के सहयोगी दल हैं और हम हमारे दल के तो चाहेंगे ना कि जो मेरे सहयोगी हैं वो हमें मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में। हम, हमारा संगठन अगर जिस दिन हम ताकतवर, हमारे साथ लोग जुट जाएंगे, हमारे समाज के हर वर्ग के लोग हमारा साथ खड़े हो जाएंगे, हम उस ताकतवर खड़े होंगे तो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा, अभी एक विधायक झारखंड में निर्दल बना था, मधुकोड़ा मुख्यमंत्री बना, सारे विधायक ताकते रह गए कि ये निर्दल वाला कैसे बन गया। इस राजनीति में ना 100 विधायक, 250 विधायक, 150 विधायक, 200 विधायक लाना बहुत जरूरी नहीं है। हमारे पास जिस दिन 50 विधायक आ जाएंगे उस दिन हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बना लेंगे। 50 विधायक, बस 50 विधायक की जरूरत है। जिस दिन हमारे समाज के लोग जग जाएंगे कि 50 विधायक तैयार करना है, जिस दिन 50 आ गया, नहीं अभी देखिए दिल्ली में मोदी जी के 2 पार्टी के सहारे सरकार चल रही, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों पार्टी के लोग अगर तालमेल सही न रखें तो मामला तो उलझ जाएगा, मामला गंभीर हो जाएगा। इसी तरीके से जब उन्होंने वहाँ गठबंधन किया, 25,000 करोड़ रुपया बिहार में लाया। पहला जब शपथ हुआ तो 25,000 करोड़ ऐलान कहाँ हुआ? बिहार में। 28,000 करोड़ रुपया कहाँ हुआ? आंध्रा में। इसका मतलब कि ये दोनों सहयोगी ताकतवर हैं और मोदी जी का ध्यान इन दोनों सहयोगियों पर विशेष ध्यान है कि इनको खुश करके रखना है और उनके राज्य का विकास करना है। तो हमारे नेता पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। अभी आप ग्रोह से पूछेंगे कि पूर्वांचल के भावी मुख्यमंत्री कौन है तो बता देगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा जिला रहा है, ऐसा राज्य रहा है, पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र रहा जिनका ध्यान नहीं गया। पूर्वांचल हमेशा से उपेक्षित रहा, पूर्वांचल पर ध्यान किसी का नहीं गया। और मैं आज कह देता हूँ आपके चैनल पर, जिस दिन पूर्वांचल अलग होगा उस दिन हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटने की लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं कि जब तक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश 4 भागों में नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश विकसित राज्यों में से एक राज्य नहीं बनेगा। आपके विरोधी कहते हैं कि जिस मिशन को लेकर के राजभर जी ने शुरुआत किया था, पूर्वांचल बनाओ, पूर्वांचल के अलग राज्य का गठन का मुद्दा, उसको ही आप लोगों ने कहाँ बोल दिया, कहाँ छोड़ दिया? अभी तो बोल ही जिक्र नहीं होता, अभी तो जिक्र किया आपने, अभी किया। तो फिर अब तो जहाँ आप बोलेंगे वहाँ जिक्र करेंगे। पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन इसीलिए हमने कराया कि पूर्वांचल के लोगों का विकास हो। पूर्वांचल विकास बोर्ड बताइए कि 2017 के बाद ना गठन हुआ, इससे पहले भी तो गठन हो सकता था। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पूर्वांचल के लोगों की चिंता लोगों को नहीं थी। आज गाजीपुर से अभी मैं आया हूँ,
78 करोड़ रुपया गाजीपुर में जो चीनी मिल बंद थी उसको चालू कराने का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, पैसा आ गया। मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बन रहा है, आजमगढ़ में बना हुआ, तमाम जनपदों में बन रहे हैं। ये सारे काम पहले हो सकते थे, नहीं हुए। तमाम विकसित प्रदेश बनाने में तमाम जनपदों को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बजट देने होते थे, नहीं हो पाया। लेकिन अब हो रहे हैं। जो काम 70 साल में नहीं हुए वो काम हम 10 सालों में करके दिखा रहे हैं। आज हम लोगों ने जो योजना लेके आया था, पूरे भारत में पहली बार योजना लॉन्च हुआ जीरो पावर्टी। जीरो पावर्टी गांव का हर एक गरीब कहता है कि मुझे आवास चाहिए, मुझे राशन कार्ड चाहिए, कहता है कि नहीं कहता, हमको पेंशन चाहिए, हमारा आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा ये काम होना चाहिए, लेकिन ये काम होता नहीं है। चलिए, 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इस बात की कितनी संभावना है? बहुत संभावना है। कौन कोई आपने सामने तो है नहीं कहा कि राजनीति तो राजनीति में देखिए क्या है कि हम तो बसपा को चाहेंगे कि वो मजबूत हो। हम तो चाहेंगे कि बीएसपी मजबूत हो, ताकि समाज में बीएसपी बहुत अच्छा काम की थी। बीएसपी के कार्यकाल में अच्छे काम हुए थे। बीएसपी कार्यकाल में शासन प्रशासन बहुत टाइट था। बीएसपी के कार्यकाल जैसा शासन योगी चला रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अधिकारी लोग अभी भी कुछ घुसखोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में लगे हैं। अब तो विजिलेंस भी लगा हुआ है कि कहीं भी भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए तो फिर जीवन भर नौकरी नहीं कर पाएंगे, अब पूरा पुस्त नौकरी नहीं कर पाएगा। सरकार ने तो ऐसा ऐलान कर दिया और सरकार उसी मुहिम पर काम कर रही है। अभी देखा होगा कि किसी भी के साथ कोई गलत कार्य कर रहा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है प्रदेश में कहीं भी। अभी एक वीडियो चल रहा है मुरादाबाद का, एक दरोगा पैसा लेते हुए पकड़े गए, विजिलेंस ने तुरंत पकड़ा और हाथ तुरंत रंगे हाथ सस्पेंड हुए और सस्पेंशन जारी होते ही उनके आने वाली पुश्तों के लिए नौकरी से बर्खास्त की हो गई कि कोई नौकरी नहीं पा सकता। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के जो गठबंधन के दल हैं लगातार अधिकारियों पे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं जिसकी समाज में कोई गुंजाइश नहीं है। बाजडी का ही मामला ले लें तो आपके बयान कितने वायरल हुए आप ही जानते हैं, उसके क्या मायने हैं, मैं तो वो बात नहीं बोल सकता। आपके प्रदेश युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी। अभी आपके दूसरे निषाद जी, संजय निषाद जी ने कहा कि मैं 7 दरोगाओं का हाथ पैर तुड़वा कर गड्ढे में फेंकवा कर यहाँ तक आया हूँ। तो इस तरह के बयान कितने मतलब ज़रूरी हैं? आखिर इन बयानों के पीछे क्या मकसद? सभी समाजों का, सभी दलों का अपने अपने महापुरुषों के आदर्शों पर अपना झंडा डंडा बनाए। जैसे बसपा बनी है तो मान्यवर कांतीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के कोट से बनाई गई। भाजपा का कोट और सपा का झंडा और भारतीय समाज पार्टी, सबका झंडा अगर उठाकर देखेंगे तो सभी अपने महापुरुषों से लिए। अगर उनके महापुरुषों पर कोई उंगली उठाएगा, उनके महापुरुषों का कोई अपमान करेगा, आज की डेट में कोई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप बर्दाश्त करेंगे? उनके समाज के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि आप उनकी मूर्ति नहीं तोड़ते हैं, उनके विचारों को आप कुचलते हैं, उनके ऊपर हमला करते हैं। उसी तरीके से ये पीला गमछा, पीला झंडा, पीला वस्त्र, ये हमारा पीताम्बर, हमारा पहचान है और हमारा शान है। हमारे पहचान और हमारे शान पर, हमारे इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा तब तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई। हमने कहा कि अगर गलत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। सत्ता में रहकर कोई कह दे, समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे किसी दल के नेता हो, कह दे कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हम इस तरह करेंगे, हिम्मत नहीं है भारतीय समाज पार्टी के संगत देखें तो इस तरह के बयान तो गैर जरूरी हैं। अगर विपक्ष का कोई विधायक इस तरह से बोल देता फिर क्या होता? नहीं, बोलते तो ही है, तो धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। समाज के बीच में, समाज को साहस देने के लिए, समाज को ताकतवर बनाने के लिए, थाने पर आज भी उस बार घटना को होने के बाद लाखों लोग थाने पर गए होंगे पीला गमछा लगा के। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कहूँगा पूरे प्रदेश देश के लोग अब पीला गमछा लगाना शुरू कर दें। अब पीला गमछा लगा के थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर जाइए और सही बात बताइए, सही काम लेके जाइए। अगर गलत अधिकारी करते हैं तो बस सूचना दीजिए। कोई अगर आपको सताता है तो पीला गमछा को बताइए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों कि जब सरकार की मंशा है, शासन की मंशा है तो कि प्रशासन जनता के हित में काम करे, और प्रशासन जनता के हित में काम नहीं करेगा तो शासन कार्रवाई करेगा। और शासन ने कार्रवाई किया, वहाँ दरोगा जी सस्पेंड हो गए, सिपाही सस्पेंड हो गए, स्टेनो सस्पेंड हो गए, तमाम अधिकारी पर कार्रवाई हुई। वहीं नहीं हुई, शाहजहाँपुर में हुई, जौनपुर में हुई, चंदौली में हुई, जहाँ ऐसा हो रहा है, अभी तो होने जा रहा है नगरा में कार्रवाई। जहाँ भी ऐसा होगा घटना, ऐसे जगहों पर कार्रवाई निश्चित है कि होगी, क्योंकि जनता की सुरक्षा का सरकार की जिम्मेदारी है। जनता के साथ कोई अन्याय करे। सवाल मेरा, जो मेहनत आपका युवा मंच कर रहा है, आप लोग कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, उस मेहनत को देखकर 2027 में कितनी सीटें ले रहे हैं? देखिए, विधायक हम लोगों का टारगेट है कि अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है। हम बिहार में 153 सीटों पर काम कर रहे हैं और
29 विधानसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और हमारे गठबंधन की बातें वहाँ एनडीए और बाकी दलों से चल रही है। उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा हमारा जो भी विंग काम कर रहा है, सभी विंगों का एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे खाते में आवे और हमारे लोग जीत करके सदन के पंचायत में जाएं और अपनी आवाज़ वहाँ उठा करके समाज के बीच में सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम करें। बहुत सारा हमको लगता है कि आने वाला समय 2017 में जो इतिहास था वो हम 2022-27 में दोहराएंगे। चलिए साथियों, हमने बातचीत किया अरुण राजभर जी से, जो मुख्य प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। उन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। हमारे सवाल और इनके जवाब, ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।